तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चा। जैसा कि आपको पता है कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स का आज हमें 5वां लेक्चर देखना है, जिस पर हमें बात करनी है दो संकरण क्रॉस मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। चौथे लेक्चर में हमने क्या देखा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था। कंप्लीट मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने अच्छी तरीके से कवर किया था और आज हम देखने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। एनसीईआरटी पर जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है सब कुछ कवर करेंगे, प्लस नीट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और नीट एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ेंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो और हमसे छूट जाए। कंप्लीट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं दो संकरण क्रॉस। होता क्या है बच्चा दो संकरण क्रॉस? तो ठीक एक संकरण क्रॉस की तरह होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन जो दोनों लक्षण हम ले रहे हैं उनमें से प्रत्येक लक्षण का एक तो प्रभावी लेते हैं, दूसरा तो अप्रभावी लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मैंने मटर लिया, ठीक है। दो संकरण क्रॉस में क्या लिया गया था? मटर लिया गया था। मटर पर ही हम क्रॉस का अध्ययन कर रहे हैं। भाई मटर ही तो था, मटर पर ही तो हम देख रहे हैं ना। जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर दिया था? मटर पर दिया था, और मटर पर ही उनके एक्सपेरिमेंट थे, उन्हीं के निष्कर्ष थे, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो मटर पर हमने क्या किया? मटर के हमने दो कैरेक्टर लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो संकरण क्रॉस मतलब कि दो लक्षण लेने हैं। तो मैंने दो लक्षण लिए, पहला लक्षण बीज की आकृति, दूसरा लक्षण बीज पत्रों का रंग। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये भी थी कि प्रत्येक लक्षण का एक तो प्रभावी रहना चाहिए, दूसरा तो अप्रभावी रहना चाहिए। तो बीज की आकृति में दो लिए हमने, एक तो ली गोल बीज, दूसरी ली झुर्रीदार बीज, ठीक है। तो गोल बीज जो था वो तो प्रभावी था और झुर्रीदार बीज क्या थी? झुर्रीदार बीज अप्रभावी था। ऐसे ही हमें करना था बीज पत्रों के रंग के साथ। तो बीज पत्रों में हमने क्या लिया? पीला और हरा, जिनमें से पीला प्रभावी था और हरा अप्रभावी था। ऐसे करके क्या लिया हमने? ऐसे करके हमने कैरेक्टर ले लिए, दो लक्षण ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या कराना है बच्चा? इनका क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए मैंने आपको बताया ही था, पहले ही बेसिक जेनेटिक्स में क्लियर किया था कि आपको क्या करना पड़ता है। प्रभावी वाले को एक तरफ लिख लीजिए, अप्रभावी वाले को एक तरफ लिख लीजिए। और प्रभावी वाले को हमेशा हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। वैसे ही अप्रभावी वाले को हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने वैसे ही किया, गोल को हमने कैपिटल आर, जबकि पीले को हमने कैपिटल वाई से। ठीक ऐसे ही झुर्रीदार को हमने स्मॉल आर से, और हरे को हमने स्मॉल वाई से किया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए आपको पता है कि मैंने आपको बताया ही था कि जो समयुग्मी होते हैं उनमें सोचना नहीं पड़ता है। आप जैसे इसमें दो आर दिख रहे हैं तो एक आर ले लीजिए, एक वाई ले लीजिए। ऐसे ही मैंने क्या किया? सेम एज इसके साथ लिया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब दोनों को जब मैंने क्रॉस कराया तो मुझे पादप जो प्राप्त हुआ वो ऐसा पादप प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसको हमने क्या कहा? पीला और गोल। अब आपने देखा जो पीला और गोल है वो प्रभावी था, तो भाई जो पहली पीढ़ी में आने वाला है वो तो प्रभावी ही आएगा। तो ये F1 पीढ़ी आई, और F1 पीढ़ी क्या थी? जो प्रभावी थी, जिस पर आया गोल और पीला। फिर हमें इसकी F2 पीढ़ी, क्योंकि हमें निष्कर्ष निकालना है, हमें रेशियो देखना है, तो उसके लिए हमें इसकी क्या चाहिए? दूसरी पीढ़ी चाहिए। और दूसरी पीढ़ी के लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरी पीढ़ी के लिए जब हमारे पास एक ही पादप है तो एक ही तरीका बचता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी पादप के साथ अगर हम क्रॉस करवा देते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इस पर हमें करना क्या होता है? इस पादप को हम लिखते हैं, फिर हम इसके क्या करते हैं? युग्मक बनाते हैं। युग्मक कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी कर दिया था। और देखिए एक एक चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर की थी, तो अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि युग्मक कैसे बनाते हैं। इस पर क्या होगा? आपका ही टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो जब मैंने युग्मक बनाए तो मुझे 4 तरीके के युग्मक देखने के लिए मिले, ऐसे कुछ, ठीक है। 4 युग्मक मुझे देखने के लिए मिल गए। अब हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमें इसकी संतानों का अध्ययन करना है तो हमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा बच्चा। और चेकर बोर्ड बनाना है तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 4 प्रकार के युग्मक हैं जो कि सामने आपको दिख रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है? 4 प्रकार के युग्मक हैं, मतलब 4 खाने वाला हमको क्या चाहिए? 4 खाने वाला बोर्ड चाहिए। तो 4 खाने वाला मैंने बोर्ड बनाया। अब आपको क्या करना है? इन खानों के सामने इन युग्मकों को लिखना है। एक बार ऐसे लिखना है और फिर एक बार ऐसे लिखना है, क्योंकि हमें क्या करवाना है? सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। इसी पादप के साथ क्रॉस करवाना है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये पादप हो गया। सेम एज ऐसे ये वाला पादप भी होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसे पादप। अब दोनों का क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। दोनों की युग्मक आपको सामने दिख रहे होंगे। अब दोनों की युग्मक तो लिख लिए। अब हमें इसके संतान चेकरबोर्ड में कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं। आपको क्या करना है? पहले नंबर का लेना है इसको, ये क्या होगा? पहले नंबर का।
अब इसका क्रॉस करवा देना है पहले नंबर के साथ, फिर करवाना है दूसरे नंबर के साथ, फिर करवाना है तीसरे नंबर के साथ और फिर करवाना है चौथे नंबर के साथ। एक बार मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं फिर से बच्चा, वैसे तो मैंने क्लियर कर रखा है, मुझे समझाने का कोई वो नहीं बनता, लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूं ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहले क्या करना है, आपको पहले नंबर से पहले नंबर का करवाना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, आर आर तो सेम है, वाई वाई भी सेम है, ठीक है, मैंने आर आर और वाई वाई लिख दिया। ऐसे करके सेकंड वाले में आर आर तो चलिए ठीक है, दोनों कैपिटल आर है, लेकिन एक में अगर आप यहां पर देखेंगे ये तो क्या है, कैपिटल वाई है, लेकिन ये तो स्मॉल वाई है, तो एक तो कैपिटल वाई हो जाएगी और दूसरी स्मॉल वाई हो जाएगी। ऐसे करके अब पहले वाले का तीसरे नंबर के साथ करवाएंगे तो यहां पर कैपिटल आर पहले वाले में है, जबकि तीसरे वाले में स्मॉल आर है। ऐसे ही पहले वाले में कैपिटल वाई है और तीसरे वाले में भी क्या है, कैपिटल वाई है। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, कंप्लीट क्रॉस कराना है बच्चा। अब आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो चेकर बोर्ड है वो अपने अनुसार भरिए, खुद से भरिए। जब भी आप बोर्ड भर लेंगे तो कुछ ऐसा बोर्ड सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरी संतानें हैं, अगर आप गिनेंगे इनको तो पूरी कितनी है, 16 है। टोटल 16 संतानें हमें प्राप्त होती हैं, 16 संतति प्राप्त होती हैं F2 पीढ़ी पर। कौन से संकरण पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। अब हमें पहचानना है बच्चा कि जो 16 संतानें हैं वो कौन कौन सी हैं, उन 16 संतानों में कौन कौन सी संतानें आई। तो अगर हम देखेंगे तो हमें 4 तरीके की संतानें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। पहला नंबर गोल पीले पादप हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। दूसरा नंबर पीले झुर्रीदार हमें देखने के लिए मिले। तीसरे नंबर में हरे गोल मिले और चौथे नंबर में हरे झुर्रीदार मिले। अब आप पूछ सकते हैं यहां पर कि मैं कैसे पहचानूंगा भैया कि पीले और झुर्रीदार कौन से हैं, झुर्रीदार और हरे कौन से हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहचानना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना देखिए कि जो 16 संतति थी, 16 संतानें थी, उनमें से हमें 4 प्रकार के पादप देखने के लिए मिले। और ये चारों प्रकार के पादपों को जब हमने अच्छी तरीके से देखा तो हमने देखा कि जो पीले गोल थे वो टोटल 9 पादप थे, जो पीले झुर्रीदार थे वो 3 पादप थे, और हरे गोल 3 थे और हरे झुर्रीदार 1 थे। मतलब हमने यहां से क्या किया, यहां से हमने फिनोटाइप निकाल लिया। अगर मैं फिनोटाइप की बात करता हूं तो फिनोटाइप रेशियो कितना आ गया बच्चा, 9:3:3:1, जो कि सामने आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब हमें जीनोटाइप का अध्ययन करना था तो हमने देखा जो पीले गोल थे वो 9 टाइप मतलब 9 पादप थे, तो उनका जीनोटाइप क्या था। तो जीनोटाइप कुछ हमें ऐसा देखने के लिए मिला, यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर के 1 पादप, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर के 2 पादप। ऐसे ही करके हमें पादप प्राप्त हुए, टोटल 9 पादप प्राप्त हुए थे। और ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। ऐसे ही करके 3 वाले का जीनोटाइप ये हो गया, हरे गोल का ये हो गया और झुर्रीदार का 1 ही पादप था जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। तो जब हमने जीनोटाइप की बात की बच्चा, फिनोटाइप तो हमने देख लिया 9:3:3:1, लेकिन जब जीनोटाइप की बात होती है तो जीनोटाइप में कुछ ऐसा जीनोटाइप देखने के लिए मिला, वो 1:2:2:4:1:1:2:1:1:1। ये क्या था, ये था जीनोटाइप। बच्चा इसका फिनोटाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो फिनोटाइप से पूछा गया है, लेकिन हम जीनोटाइप को नहीं छोड़ सकते। जीनोटाइप को हमें याद रखना पड़ेगा। आप इसको नंबर के थ्रू याद कर सकते हैं, 122, 412, 212, ऐसे करके आप पूरा याद कर सकते हैं नंबर के थ्रू। 4-5 बार पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जब हमें इतने सारे नंबर याद हो जाते हैं तो ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहचानना देखना है। अभी तक आपने देख लिया पादप इतने पर आपको, चलो ठीक है। अब आप पहचानेंगे कैसे चेकर बोर्ड से बच्चा कि कौन सा पीला गोल है, कौन सा पीला झुर्रीदार है, कौन सा हरा झुर्रीदार है, ऐसे आप कैसे पहचानेंगे। तो उसको देखिए, जब मैंने क्रॉस करवाया था, ऐसे मैंने क्रॉस करवाया था, आपको सामने जो दिख रहा है, जब मैंने क्रॉस करवाया था तो जब मैंने पीले और गोल और पीले का क्रॉस झुर्रीदार और हरे से करवाया तब हमें मिला गोल और पीला। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने गोल को कैपिटल आर और कैपिटल आर से भी लिखा, और इसके बाद जब F1 पीढ़ी में आप देखेंगे, जब F1 पीढ़ी में देखेंगे तो यहां पर गोल को कैपिटल आर और स्मॉल आर से भी लिख रखा है। मतलब जहां पर आपको कैपिटल आर और कैपिटल आर देखने के लिए मिले वो तो गोल है ही, लेकिन जहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर देखने के लिए मिले वो भी गोल है। अब आपके सामने चेकर बोर्ड दिख रहा होगा। अब चेकर बोर्ड में मैं कहूंगा बच्चा कि आप गोल पादपों को पहचानिए। तो आप गोल पादपों को कैसे पहचान सकते हैं, देखिए पहला पादप कैपिटल आर, ये तो पक्का गोल है। दूसरा नंबर ये भी पक्का गोल है। तीसरा नंबर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी बच्चा गोल है और ये भी गोल होगा। ऐसे करके आप गोल वाले पादपों को पहचान सकते हैं। और अब मैं बात करता हूं पीले की। तो अगर आप देखेंगे पीले को हमने कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों से लिखा है।
मतलब जहां पर आपको कैपिटल वाई देखने के लिए मिले, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कैपिटल वाई है, ये तो पीला है ही, इसके साथ साथ क्या है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वाला भी पीला है। ऐसे करके आप पादप को पहचानेंगे, जबकि झुर्रीदार को आप केवल स्मॉल आर और स्मॉल आर से ही लिख सकते हैं और हरे को स्मॉल वाई से भी लिख सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये एक पादप है, ये जिसमें मैंने क्या किया, बॉक्स बना दिया। अब मैं कहता हूं बच्चा इसको पहचानो, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको तो हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था गोल, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये गोल हो गया। और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था पीला, इसको हमने क्या कहा था बच्चा, पीला कहा था। तो ये क्या कौन सा पादप हो गया, ये जो पादप हो गया ये गोल और पीला हो गया। ऐसे करके आप बच्चा पहचानेंगे। अगर मैं पूछूं कि इन पादपों में से झुर्रीदार कौन सा है, तो आपको ढूंढना कि झुर्रीदार क्या था, आर और आर था, स्मॉल आर था, तो स्मॉल आर और स्मॉल आर होगा, ये झुर्रीदार होगा, वैसे ये भी झुर्रीदार होगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, पादपों को पहचान सकते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट जरूर करिए, एक बार मैं देखूंगा कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 तरीके के निष्कर्ष आए थे और चौथा जो निष्कर्ष आया था, टोटल 4 निष्कर्ष थे मेंडल के नियम के, 3 निष्कर्ष तो हमने देखे थे जो कि हमने एक संकरण क्रॉस से ही देख लिए थे, और दूसरे संकरण क्रॉस से हमें चौथा निष्कर्ष देखने के लिए मिलता है, चौथी अवधारणा देखने के लिए मिलता है, जो कि क्या थी, स्वतंत्र अवयवन का निष्कर्ष। ये था क्या बच्चा, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम चीजों को समझते हैं। देखिए था क्या, पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब ये है, एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना संततियों में ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब क्या है, अब हम समझते हैं अच्छी तरीके से। अभी तक तो हमने लाइन पढ़ ली, आपने भी पढ़ ली होगी, लेकिन अब समझिए, एक्चुअली में समझिए कि कहने का क्या मतलब है। तो बच्चा ध्यान से समझिएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैंने ये पादप ले लिया जो कि आपको F1 पीढ़ी पर प्राप्त हुआ था, फिर हमने इसके युग्मक बनाए थे, पहले ही हमने इस चीज को क्लियर किया था। ठीक है, तो ये जो पादप है, अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 तरीके के युग्मक देखने के लिए मिलेंगे। एक तो अगर मैं इसको अलग करता हूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर मैंने अलग कर लिया, कैपिटल आर को स्मॉल आर को अलग कर लिया, वैसे ही मैंने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को अलग कर दिया। आप अगर देखेंगे यहां तक तो चारों चीजें क्या हैं, चारों चीजें अलग अलग हैं। अगर मैं बच्चा बात करता हूं कैपिटल आर की, तो अगर आप देखेंगे तो जो कैपिटल आर वाला लक्षण है, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से प्रभावित नहीं हो रहा। स्मॉल आर तो इधर है, अलग है, लेकिन कैपिटल आर को देखेंगे तो कैपिटल आर वाला अपना खुद का काम कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई से कर रहा है, फिर ये युग्मक बना रहा है, तो ये जो स्मॉल आर से प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसा ही अगर आप वाई को देखेंगे तो जो ये कैपिटल वाई है, जो स्मॉल वाई है, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रही हैं। यही तो स्वतंत्र अभिवन का नियम है, यही तो वो कह रहा है कि इसमें एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना अपनी संतानों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगर जब ये ट्रांसफर होगा बच्चा, तो ये चेकर बोर्ड बना के जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप देखेंगे इनमें कोई भी लक्षण एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है। यहां से भी आप चीजें समझ सकते हैं। देखिए इसीलिए तो कैपिटल आर को इस तरफ लिखा गया है, स्मॉल आर को इस तरफ लिखा गया है। स्मॉल आर अपना अलग वाई से कर रहा है, कैपिटल आर अपना अलग वाई से कर रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यही क्या है बच्चा, यही स्वतंत्र अभिवन का नियम हो जाता है। स्वतंत्र अभिवन के नियम की 2 कंडीशन और हैं जिसको हमें ध्यान देनी है और अच्छी तरीके से समझना है। पहला तो हो जाता है कि जो स्वतंत्र अभिवन दर्शाने वाले लक्षण होते हैं, जो उनकी जीन होती है, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका कहने का क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे। अगर हमने कहा कि स्वतंत्र अवयवन में दर्शाने वाले जितने भी लक्षण हैं, जो उनकी जीन है, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती है। अगर ऐसा हो कि वो एक ही गुणसूत्र पर पाई जाए तो उसको हम कहते हैं स्वतंत्र अवयवन का अपवाद, और ये है सहलग्नता। अब हम दोनों को अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैंने जो लाइन लिखी, मैंने जो समझाया, उसका कहने का रियल मतलब क्या है। तो डायग्राम से समझिए। देखिए पहली कंडीशन आपको दिख रही होगी, यहां पर जो मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा है वो एक गुणसूत्र पर है, और कैपिटल बी और स्मॉल बी ये एक गुणसूत्र पर है। अगर आप देखेंगे दोनों लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर हैं, है कि नहीं। अगर दोनों लक्षण एक ही गुणसूत्र पर हो जाए, जो कि सामने आपको दिख रहे होंगे, यही स्वतंत्र अवयवन का क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है। ये क्या है बच्चा, ये अपवाद है स्वतंत्र अवयवन का। ठीक, आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने द्विसंकरण क्रॉस की हर एक इंपॉर्टेंट चीज कवर कर ली है। एनसीईआरटी की सारी लाइनें, नीट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी लाइनें थी, हमने सब कुछ कवर कर लिया।
अब मेन बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन की। अगर आपने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया बच्चा तो गए काम से, फिर तो आप तो किसी मतलब लायक नहीं बचते। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो पढ़ने से कभी नहीं आती, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आती है। तो अब हम देखते हैं नीट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो नीट पर आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं की वैरायटी है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वैरायटी वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं दो संकरण क्रॉस से, वो हम देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं जो कि एक संकरण क्रॉस पर ही है। यहां पर पूछ रहा है मेंडल के एक संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी में निम्नलिखित की प्रतिशतता बताइए, प्रतिशत बताइए। यहां पर एक ए नंबर से लेकर F नंबर तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पर F2 पीढ़ी की बात हो रही है तो F2 पीढ़ी सबसे पहले हम बना लेते हैं, चेकर बोर्ड बना लेते हैं। चेकर बोर्ड से हमारी क्या आती थी, F2 पीढ़ी आती थी। यहां पर हमने 4 तरीके के पादपों को देखा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 पादप देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि हमें F2 पीढ़ी पर मिले थे। अब F2 पीढ़ी कैसे निकलेगी बच्चा, वो तो मैंने एक संकरण क्रॉस पर पढ़ा ही रखा है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे F2 पीढ़ी पर 4 पादप देखने के लिए मिले। 4 पादप कौन से थे, एक तो कैपिटल टी था, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी कैपिटल टी और स्मॉल टी था, और चौथा क्या था, स्मॉल टी था। ये 4 तरीके के पादप थे। पहला क्वेश्चन आता है शुद्ध पादप बताइए। शुद्ध पादप कहने का बच्चा मतलब ये रहता है कि शुद्ध पादप में अगर आप पहला नंबर का पादप देखेंगे, ये हो जाता है पहले नंबर का पादप, ये शुद्ध पादप है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, मतलब ये शुद्ध लंबा पादप है। ये तो एक हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा अशुद्ध। ये दूसरा नंबर बच्चा अशुद्ध क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब यहां पर एक युग्मक तो लंबे वाले का आया है और एक युग्मक क्या आया है, बौने वाले का आया है। भले ये लंबा है बच्चा लेकिन ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें दोनों युग्मक देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए दोनों दूसरा नंबर भी अशुद्ध है और तीसरा नंबर पादप भी अशुद्ध हो जाता है। जबकि चौथा नंबर पादप फिर शुद्ध है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी मतलब ये शुद्ध बौना है। तो आपने देखा कि हमें 4 पादप प्राप्त हुए। 4 पादपों में से 2 पादप तो शुद्ध थे, मतलब मैं कहूंगा कि जो 50% पादप हैं वो क्या होंगे, वो शुद्ध होंगे। और 50% पादप का जो थे कौन कौन से 50% पादप, तो एक तो कैपिटल टी, दूसरा क्या है स्मॉल टी, ये क्या हो गया, शुद्ध पादप हो गए। ऐसे ही करके आपको क्या बताना है, अशुद्ध पादप बताने हैं। तो अगर बच्चा 50% क्या थे, 50% शुद्ध थे, तो 85% तो अशुद्ध होंगे। और अशुद्ध वाले पादप कौन से थे, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों पादप क्या थे, ये दोनों पादप अशुद्ध वाले हो जाते हैं। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब हमें बताना है बच्चा प्रभावी पादप कितने होते हैं। तो जब हमने रेशियो निकाला था इसका, तो कितना रेशियो आया था, 3:1 रेशियो आया था। अगर मैं इन तीनों पादप की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन तीनों पादप की बात करता हूं, एक पादप हो गया, ये दूसरा पादप हो गया और ये तीसरा पादप हो गया। ये तीनों पादप क्या है, ये तीनों पादप क्या है, लंबे हैं। और ये तीनों पादप क्या है बच्चा, ये क्या है, लंबे हैं। और लंबे पादप जो 3 पादप हैं, अगर आप देखेंगे टी और टी, ये तो शुद्ध है, ये तो शुद्ध लंबा है। लेकिन ये क्या है, टी और टी, ये अशुद्ध लंबा है। और ये अशुद्ध लंबा है मतलब ये प्रभावी होगा। टी वाला जो आ रहा है, देखिए अगर आप इसमें युग्मक देखेंगे तो दोनों युग्मक देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो कैपिटल टी भी देखने के लिए मिल जाएगा, एक तो स्मॉल टी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक तो लंबे पादप का युग्मक है, एक तो बौने पादप का युग्मक है, लेकिन इसके बाद भी ये पादप क्या है, लंबा है, मतलब ये प्रभावी पादप है। ये प्रभाव लंबे का प्रभाव ही तो आ रहा है, इसलिए तो ये बच्चा लंबा पादप है। तो अगर आप देखेंगे टोटल 3 लंबे हैं और 1 बौना है, मतलब जो प्रभावी पादपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 है। और 4 पादप हैं जिनमें से 3 पादप क्या है, 3 पादप क्या है, 3 पादप प्रभावी हैं। मतलब 75% पादप क्या हो जाएंगे, 75% पादप प्रभावी हो जाएंगे। और प्रभावी पादपों में कौन कौन सा आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 पादप आएंगे जो कि प्रभावी होंगे। ऐसे ही अप्रभावी की बात करता हूं तो अप्रभावी पादप केवल और केवल एक है, स्मॉल टी। और स्मॉल टी मतलब इसका प्रतिशत अगर मैं बताऊं तो 25% पादप ऐसे होंगे जो कि अप्रभावी होंगे। अब बात आती है कि समयुग्मजी पादप कितने हैं, विषमयुग्मजी पादप कितने हैं। तो समयुग्मजी जिसमें युग्मक समान हो। अगर आप देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें दोनों के युग्मक क्या है, समान है। मतलब कि 50% पादप जो हैं वो तो समयुग्मजी हैं। लेकिन 50% पादप अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें और दूसरे पादप की फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें, तो ये 50% पादप क्या है, 50% पादप विषम युग्मजी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक संकरण में भी पूछा जा सकता है, ये 2 संकरण में भी पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे सेम एज ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो 2 संकरण क्रॉस के लिए है।
अब आप दो संकरण क्रॉस का चेकर बोर्ड बनाइए और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चा। क्या है बच्चा? होमवर्क है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर वो इस क्वेश्चन को अभी कर रहा है तो एक बार कमेंट में आंसर जरूर लिखेगा, मैं आंसर उसका देखूंगा कि आखिर वो क्या लिख रहा है। ठीक है, कंप्लीट ABCDE। टोटल कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में और पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से देने हैं, ठीक एक संकरण क्रॉस की तरह। जैसे मैंने एक संकरण समझाया वैसे ही आप चेकर बोर्ड बनाइए और चेकर बोर्ड से देखिए कितने समयुग्मजी हैं, कितने विषमयुग्मजी हैं, कितने एक लक्षण के लिए शुद्ध है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैंने एक संकरण क्रॉस का बता दिया, दो संकरण क्रॉस सेम एज वैसा है, आप इसको करिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट करिएगा, इसको मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेंडल के दो संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी में एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का फिनोटाइप बताइए। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर मैं F2 पीढ़ी लेता हूं तो मैंने F2 पीढ़ी कौन सी ली थी बच्चा? ये ली थी। ये F1 पादप था हमारा, ये क्या था हमारा? F1 पादप था कि नहीं था? F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था कि नहीं? फिर हमने क्या करवा दिया था? इसका स्वपरागण करा दिया था, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया था और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो हमारा अनुपात आया था वो कितना आएगा? 9:3:3:3:1 इतना आया था कि नहीं आया था? और यही बच्चा इसका आंसर है, लेकिन हमें इसका आंसर निकालना है। और कैसे निकालना है? क्योंकि हमारे पास नीट एग्जाम में टाइम कम है तो हम एक तरीका, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये क्या है? एक ट्रिक है जिसके जरिए आप कितना भी बड़ा क्रॉस हो बिना चेकर बोर्ड के उसका जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो बता सकते हैं। क्या कौन सा रेशियो? फिनोटाइप रेशियो बता सकते हैं, जीनोटाइप नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या बताना है? F2 पीढ़ी, मतलब हमें क्या बताना? दो संकरण की F2 पीढ़ी का क्या बताना है? फिनोटाइप बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि इसका मैं सेल्फ पॉलिनेशन बनाऊं, फिर इसके बाद मैं इसका पूरा चेकर बोर्ड बनाऊं, फिर मैं संततियों का अध्ययन करूं, फिर मैं इसके बाद रेशियो दे दूं 9:3:3:1। जब मैं दो संकरण क्रॉस पढ़ा रहा था अभी पिछले स्लाइड में तो देखें आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कितना लंबा समय के बाद हमने इस क्रॉस को निकाला था। लेकिन शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं आप बच्चा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि T और T लिखा हुआ, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t को अलग कर लीजिए, कैपिटल R और स्मॉल r को अलग कर लीजिए। मैंने कर लिया, ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है बच्चा? अब आपको इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। इसका क्या करवाना है? सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। तो आपने एक संकरण क्रॉस में देखा था, जब भी हम कैपिटल T और इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो जो हमें रेशियो आया था वो आया था 3:1। ठीक है, 3:1 आता है। इतना आप याद कर लीजिए कि हमें पहले नंबर पर जो एक संकरण क्रॉस था, एक संकरण क्रॉस में एक जोड़ी लक्षण हम लेते थे जो कि विपरीत लक्षण थे, उनका जब हम क्रॉस करवा रहे थे तो हमारा जो रेशियो आ रहा था 3:1 आ रहा था। तो पहले नंबर का अगर मैं वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं तो इसका क्रॉस कितना आएगा? जो इसका रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। वैसे ही मैंने R को अलग किया और इसका भी रेशियो कितना आएगा? 3:1 आएगा, क्योंकि इसका भी अगर आप निकालेंगे, मैंने एक बार बता ही देता हूं आपको चेकर बोर्ड में, ये मैंने चेकर बोर्ड बना लिया। ठीक है, ये मैंने चेकर बोर्ड बना लिया, ये मैंने R और R लिया और इसका मैंने क्या करवा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। जब मैंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो बच्चा कुछ मुझे ऐसा पादप प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? ऐसा पादप मुझको प्राप्त हुआ और इसका रेशियो कितना था? इसका रेशियो था 3:1 था कि नहीं? इसका रेशियो 3:1 आया था एक संकरण क्रॉस का। तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग युग्मक कर लें, T और T को अलग कर लिया, R और R को अलग कर लिया और जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो एक में आपको 3:1 प्राप्त हुआ, दूसरे में भी आपको 3:1 प्राप्त हुआ। अब आप क्या करिए? दोनों का क्रॉस करवा दिए, दोनों का इंटू कर दीजिए। पहले 3 में 3 का इंटू करिए तो 3 त्रिकाई कितना होता है? 3 त्रिकाई 9 होता है। फिर 3 में 1 का कर दीजिए तो कितना होता है? 3 1 3 होता है। वैसे अब एक का एक बार 3 में कर दीजिए, फिर एक बार 1 में कर दीजिए, तो यहां पर 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा और ये आपका आंसर आ चुका है 9:3:3:1। ऐसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आने वाला है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, हमें बताना क्या है? हमें फिनोटाइप बताना है। मैंने आपको फिनोटाइप निकालने का भी ट्रिक बताई थी। यहां पर जो दे रखा है वो 3 कैरेक्टर दे रखा है, लंबा, पीले, गोल का क्रॉस हमें करवाना है, बौने, हरे, झुर्रीदार। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, दोनों को हमने लिखा, क्या लिखा? ये हो गया लंबा, ये हो गया क्या? पीला, ये हो गया गोल। इसी तरह हमने लिखा ये बौना हो गया, ये हरा हो गया, ये झुर्रीदार हो गया। 3 कैरेक्टर हमें लेने हैं। तीनों कैरेक्टर का हमने F1 पीढ़ी निकाला, F1 पीढ़ी में हमें इतना पादप प्राप्त हुआ। ठीक है,
ये हमें क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चा, इस F1 पीढ़ी को लिखना है। फिर आपको वैसे ही तीनों युग्मकों को अलग अलग करना है। T और T वाले को अलग कर लीजिए, R वाले को अलग कर लीजिए, Y और Y वाले को अलग कर लीजिए। तीनों को आप अलग अलग कर लीजिए। अगर तीनों का बच्चा आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, T और T का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो 3 और 3 आएगा। वैसे ही R और R का कराएंगे 3:3 आए, 3:1 आएगा। अगर R और R का करवाते हैं तो इसका भी 3:1 आएगा और इसका भी 3:1 आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 3 बार इसमें आ चुका, तो पहले आप 3 और 3 का इसका इंटू करिए। तो जब आप इसका करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 9:3:3:1। अभी आपने देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। अब इसका इंटू इसके साथ करवाइए, इसका इंटू इसके साथ करवाइए। पहले 9 त्रिक कितना होता है, 9 त्रिक 27, फिर 9 1 के 9, वैसे ही 3 त्रिकाई 9, 3 1 के 3, ऐसे करके आप इंटू करते चले जाइए। तो जब आप इंटू करते चले जाएंगे तो जो रेशियो प्राप्त होगा आपको, कुछ ऐसा रेशियो प्राप्त होगा, 27:9:9:9:9:3:3:3:3:1। ये क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए आपने पूरा चेकर बोर्ड नहीं बनाया, पहले आप चेकर बोर्ड बनाते, फिर संतति गिनते, फिर इसके बाद रेशियो निकालते, कितना लंबा समय लग जाता। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से लिया, 3 पादप लिए, तीनों पादपों को अलग अलग कर लिया, तीनों का अलग अलग रेशियो निकाल लिया, फिर इंटू कर दिया। इंटू कैसे करते हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अगर आप स्वयं से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कह रहा हूं भाई ये मैंने लिखा 3:1 और मैंने क्या किया, इंटू किया 3:1 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार इस 3 का इंटू करना है। 3 त्रिकाई कितना होता है, 9, 3 1 कितना होता है, 3। फिर वैसे ही आपको क्या करना है, अब इसका 1 का करना है इसके साथ। तो 1 तिक के 3 और 1 1 के 1, मतलब जो अनुपात आया वो 9:3:3:1 आ गया। ऐसे करके आप इंटू करते हैं। अब इसका इंटू फिर से आप कर दीजिए, किसके साथ कर दीजिए, 3:1 के साथ कर दीजिए। तो एक बार 3 के इंटू इन सबके साथ कर दीजिए, फिर दूसरी बार 1 के इंटू इन सबके साथ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या निकालते हैं हम, ऐसे करके हम फिनोटाइप निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन, ताकि आप करें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और जो भी क्वेश्चन करें उसका कमेंट एक बार जरूर करें, ताकि मैं देखूं और मैं बताऊंगा आपको कि आपने सही किया है कि आप गलत किए हैं। ठीक है, अब आता है 6वां क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, एक जनक है हमारे पास जो कि ये है, और इसके द्वारा प्राप्त युग्मक, ये जो युग्मक है इसकी प्रतिशतता कितनी होगी। तो पहले हमें युग्मक बनाने पड़ेंगे। मैंने जनक लिखा, इसके युग्मक बनाए। मैंने युग्मक बनाने कई बार बताया बच्चा कि कैसे आप युग्मक बनाते हैं। ठीक है, जब आपने युग्मक बनाए तो आपको 4 तरीके के युग्मक प्राप्त हुए, 1 2 3 और 4। हमें देखना है स्मॉल r और स्मॉल y के कितने प्रतिशत युग्मक थे। तो स्मॉल r और स्मॉल y का केवल एक युग्मक प्राप्त हुआ है। हमारे पास टोटल 4 युग्मक थे। 4 युग्मकों में से हमारे पास एक युग्मक ऐसा है जो कि स्मॉल r और स्मॉल y है, मतलब 25%। ठीक है, 25% युग्मक ऐसे होंगे जो कि कौन कौन से होंगे, जो कि स्मॉल r और स्मॉल y वाले होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2 संकरण पादप में कितने प्रकार के परागकण बनते हैं। अब आप कहेंगे भाई पूरा तो 2 संकरण पादप तुमने पढ़ा दिया, कहां बताया कि परागकण कौन से हैं, कैसे बनते हैं। बच्चा परागकण का मतलब क्या होता है, परागकण क्या है बच्चा, परागकण क्या है, युग्मक है। क्या है बच्चा, युग्मक है। और जब मैंने आपको बताया जब आप ऐसा क्रॉस कराएंगे तो आपको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, तब ये F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और जब F1 पीढ़ी का आप युग्मक बनाएंगे बच्चा तो 4 तरीके के युग्मक बनेंगे, तो C नंबर इसका सही हो जाएगा। आपने कई बार देखा कि जब हम इसका युग्मक बना रहे थे तो 4 युग्मक बन रहे थे, और 4 युग्मक ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो परागकण है ये कंफ्यूज करने का एक बेहतर तरीका है। अब आप सोचने लगे भाई परागकण तो कहाँ, हमने पढ़ा ही नहीं था ऐसा करके, लेकिन हमने युग्मक तो पढ़ा था। और परागकण क्या है, परागकण युग्मक है। परागकण कौन सी अवस्था में रहता है, एन अवस्था में रहता है। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9वें नंबर की। 9वें नंबर में सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मेंडल ने मटर के फली के कितने लक्षण चुने, मटर फली में कितने लक्षण चुने थे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और ये मैंने पहले ही करा रखा है। आप इसको करेंगे और अपना आंसर कमेंट में करेंगे, मैं देखूंगा कि आप सही दे रहे हैं कि या गलत देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप सही दे पा रहे हैं कि नहीं। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन आता है, और 10 में क्या पूछ रहा है, मेंडल के प्रयोगों में बीज कवच का रंग
पुष्प की प्रगति, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, तने की लंबाई आदि को कहा जाता है। जीनोटाइप कह सकते हैं कि फिनोटाइप कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं कि कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फिनोटाइप है, बाहर से देखने पर पता चलेगा बीज का रंग कैसा है, पुष्प की स्थिति कैसी है, फली का रंग कैसा है, बाहर से देखने के लिए पता चलेगा। तो इसको हम कहेंगे फिनोटाइप बच्चा, जीनोटाइप नहीं। जीनोटाइप अंदर वाले होते हैं, बाहर से जो देखने पर पता चल जाता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने देखे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए फिर से होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे, कमेंट पर बताएंगे कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फिर मैं आपका देखूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन की देखिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी घर से करने के लिए, तो जरूर उसको करिएगा। जब आप अगर आप कर रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चा, आंसर जरूर दे दीजिएगा, मैं देखूंगा आपने सही किए हैं गलत किए हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती तो आप बताइए अपनी प्रॉब्लम, और ऐसे ही करके हम जेनेटिक्स कवर करेंगे। देखिए इस लेक्चर में हमने सब कुछ अच्छी तरीके से देखा है, अच्छी तरीके से कवर किया है, कुछ मतलब ऐसे पढ़ा नहीं कि केवल पढ़ के छोड़ दिया, हमने अच्छी तरीके से देखा है ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने की है जो कि जेनेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।